जब हम एक गैल्वेनोमीटर में से धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इसकी सुई इस प्रकार से मुड़ने लगती है, और जब हम गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर इसकी सुई और ज्यादा मुड़ जाती है, जो हमें यह बता रहा है कि यहाँ पर धारा का मान बढ़ गया है। लेकिन जरा सोचिए कि इसमें से धारा प्रवाहित करवाने पर यहाँ पर इसकी सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, और इसी का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इस चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पीछे का सिद्धांत यह होता है कि अगर हम एक कुंडली लेते हैं और इसमें से धारा प्रवाहित करवाते हैं तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ये वाला चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र के समान ही होता है। तो हम इस धारावाही कुंडली की कल्पना यहाँ पर एक दंड चुंबक के रूप में कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे एक वास्तविक चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रख देंगे। हम इसकी कल्पना नाल चुंबक यानी कि हॉर्स शू मैग्नेट के एक भाग के रूप में कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर अब क्या होगा, अब हालांकि यह धारावाही कुंडली एक दंड चुंबक नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी इस रूप में कल्पना करते हैं तो इस चुंबक का उत्तर ध्रुव यहाँ पर इस दक्षिण ध्रुव से आकर्षित हो जाएगा और दाईं तरफ चला जाएगा, और चुंबक का दक्षिण ध्रुव यहाँ पर इस उत्तर ध्रुव से आकर्षित होगा और बाईं तरफ चला जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप यह कुंडली इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से धारा की वजह से यह कुंडली विक्षेपित हो रही है। अब बस हम यहाँ पर इस तरह से एक सुई लगा देंगे और यहाँ पर उचित संख्याएं लिख लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करवाएंगे तो बल आघूर्ण की वजह से यह जो सुई है यह इस प्रकार से विक्षेपित होगी। अब यहाँ पर एक दिक्कत की बात है कि यह विक्षेपण होना कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक धारा प्रवाहित हो रही है तो बल आघूर्ण भी आएगा और उसकी वजह से यह विक्षेपण होता जाएगा। तो यह हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। हम चाहते हैं कि यह विक्षेपित होना किसी बिंदु पर बंद हो जाए और धारा के छोटे मानों के लिए हमें विक्षेपण का जो कोण है वह भी छोटा मिले, और साथ ही साथ अगर धारा के उच्च मान हो तो यहाँ पर विक्षेपण के कोण भी ज्यादा आने चाहिए। एक गैल्वेनोमीटर का काम यही होता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर यह नहीं हो रहा है। धारा के किसी भी मान के लिए यह चीज यहाँ पर विक्षेपित होती ही जाएगी जब तक कि यह अपने आप कहीं फंसकर ना रुक जाए। तो यह हमारे लिए पहली समस्या है। अब अगर हम यहाँ पर धारा के प्रवाह को बंद भी कर देते हैं तब भी यह कुंडली जो है अब चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बल आघूर्ण नहीं आएगा और अभी यह कुंडली जैसी है वैसी की वैसी ही रह जाएगी, यानी अपनी वास्तविक स्थिति में यह वापस नहीं आएगी। तो यह एक खराब गैल्वेनोमीटर है, और यह हमारे लिए दूसरी समस्या है कि यह अपनी वास्तविक स्थिति में वापस नहीं आ रही है। तो अब हमारे सामने यह सवाल उठता है कि हम इस गैल्वेनोमीटर को ठीक कैसे करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर दो समस्याएं हैं। चलिए मैं इसे इस प्रकार से वापस लेकर आ जाता हूँ। पहली समस्या है, हम चाहते हैं कि यह कुंडली एक विशेष बिंदु पर ही विक्षेपित होना बंद करे, और यह चीज यहाँ पर धारा की मात्रा पर भी निर्भर करनी चाहिए। यानी हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर धारा की मात्रा ज्यादा हो तो यह कुंडली रुकने से पहले ज्यादा विक्षेपित हो। तो यह तो हमारी पहली समस्या है। और हमारे सामने दूसरी समस्या ये है, हम चाहते हैं कि यह जब विक्षेपित होना बंद हो तो यह अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाए। तो क्या अब आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हैं कि हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके बारे में सोचा होगा। अब आइए हम साथ में मिलकर इसके बारे में सोच लेते हैं। तो यहां पर हम चाहते हैं कि यह अपनी वास्तविक अवस्था में वापस आ जाए। तो वास्तविक स्थिति में वापस आने की यह जो बात है, इससे हमारे दिमाग में कौन सी वस्तु आती है? इससे हमारे दिमाग में स्प्रिंग आती है। जब हम एक स्प्रिंग को विस्तारित करते हैं तो स्प्रिंग की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी वास्तविक अवस्था में वापस आ जाए। लेकिन इस प्रकार की स्प्रिंग रेखिक गति यानी कि लीनियर मोशन के लिए उपयोगी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर घूर्णन गति यानी टर्निंग मोशन में वस्तुओं को अपनी वास्तविक अवस्था में वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सामान्य स्प्रिंगों का उपयोग न करके कुंडलित स्प्रिंगों यानी कि कॉइल स्प्रिंग्स का उपयोग करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर ये दो कुंडलित स्प्रिंग हैं। हमने दो कुंडलित स्प्रिंग इसलिए ली हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था एकदम स्थायी रहे। और यहाँ पर देखिए ये सिरे तो एकदम स्थिर हैं, और यहाँ पर यह सिरा जो है यह इस कुंडली से जुड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि अगर हम धारा प्रवाहित करवाएंगे तो यह व्यवस्था यहाँ पर एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, और यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा जिससे यह कुछ इस प्रकार से विक्षेपित होने की प्रवृत्ति रखेगी। अब इसकी वजह से यहाँ पर यह स्प्रिंग कुंडलित हो जाती है, और अब यह कोशिश करेगी कि यह प्रतिकुंडलित हो, यानी कि यहाँ पर अब एक विपरीत दिशा में बल आघूर्ण लगने वाला है। हम चाहें तो इसे हम प्रति बल आघूर्ण भी कह सकते हैं, यानी काउंटर टॉर्क भी कह सकते हैं। और किसी समय पर ऐसा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो बल आघूर्ण है वह इस प्रति बल आघूर्ण से संतुलित हो जाएगा, और इसकी वजह से यह सुई एकदम रुक जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमने हमारी पहली समस्या का हल तो देख लिया है। अब जरा सोचिए कि क्या होगा अगर हम यहाँ पर इस धारा की प्रबलता को बढ़ा देते हैं। तो ऐसा करने पर यह कुंडली अब एक प्रबल दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, और चुंबक के इन दोनों ध्रुवों के मध्य का जो बल है वह भी बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर बल आघूर्ण का मान भी बढ़ता जाएगा, और इसकी वजह से यह जो कुंडली है यह पहले से और ज्यादा विक्षेपित हो जाएगी, और यह तब तक विक्षेपित होती रहेगी
जब तक कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल आघूर्ण है वह प्रति बल आघूर्ण के बराबर न हो जाए। तो धारा की अधिक मात्रा के लिए हमें यहाँ पर ज्यादा विक्षेपण मिल रहा है और हम यही तो चाहते थे। अब अगर हम यहाँ पर धारा के प्रवाह को रोक देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल आघूर्ण जो है वह गायब हो जाएगा और जो प्रतिबल आघूर्ण है उसकी वजह से यह वास्तविक स्थिति में आ जाएगी। तो कमाल की बात है कि हमें हमारा अब गैल्वेनोमीटर मिल गया है। बस हम अब इस पूरी व्यवस्था को एक बॉक्स में रख देंगे और इसे बेचना हम शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपने भी यह सोचा तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार रुकिए, हमारे सामने यहाँ पर एक और चुनौती है। हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यह एक रेखिक युक्ति है, यानी कि लीनियर डिवाइस है। इसका मतलब है कि देखिए, हमें यहाँ पर पता है ज्यादा धारा होने का मतलब यह होगा कि यहाँ पर विक्षेपण भी ज्यादा है, लेकिन अब हमें यहाँ पर यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि विक्षेपण की मात्रा धारा के समानुपाती है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर धारा के मान को 2 गुना कर दें तो विक्षेपण भी 2 गुना हो जाना चाहिए। केवल उसी स्थिति में हमारे पास एक रेखिक गैल्वेनोमीटर होगा और उसी स्थिति में यह मापन प्रणाली कार्य करेगी। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो मान लीजिए कि हम इसमें से धारा प्रवाहित करवाते हैं और यह कुंडली इस स्थिति में साम्य अवस्था में आ जाती है और यह यहाँ पर फाई कोण बना रही है, यानी फाई कोण से यह घूम जाती है। गणितीय रूप से हमें यहाँ पर यह सुनिश्चित करना है कि यह कोण फाई यहाँ धारा के समानुपाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अर्थपूर्ण लगा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह एक अच्छा गैल्वेनोमीटर नहीं कहलाएगा। तो अब अगर हम धारा को 2 गुना कर देते हैं तो इस स्थिति में यह 10 का विक्षेपण दर्शाएगा, यानी विक्षेपण यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि यह कोण भी यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए कि इसे हम सुनिश्चित कैसे करेंगे। हमारे सामने अब यह सवाल उठता है, तो हम इसे गणितीय रूप से सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी हम अब यहाँ पर समीकरणों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि हम शुरुआत कहां से करेंगे। तो हम यहाँ पर घूर्णनों के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि घूर्णनों के अंतर्गत हम बल आघूर्णों के बारे में बात करते हैं और हम यह भी जानते हैं कि साम्य अवस्था में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल आघूर्ण आ रहा होगा वह परिमाण में प्रतिबल आघूर्ण के एकदम बराबर होगा। तो साम्यावस्था पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिबल आघूर्ण है इसे हम टीसी से दर्शा रहे हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण के बराबर होगा और इसे हम यहाँ पर टीबी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब जरा सोचिए कि यह प्रतिबल आघूर्ण यहाँ पर किस पर निर्भर करता है। तो यह प्रतिबल आघूर्ण यहाँ पर इस स्प्रिंग के मुड़ने पर निर्भर करता है, यानी यह स्प्रिंग जितना ज्यादा मुड़ेगी यह बल आघूर्ण भी उतना ज्यादा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बल आघूर्ण इस घूर्णन कोण जो कि यहाँ पर फाई है इसके समानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह कोई स्थिरांक c गुणा फाई होगा, जहां पर c एक स्थिरांक है जो कि इस स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक पर निर्भर करता है। तो यह तो हमारे पास प्रतिबल आघूर्ण आ गया है और अब देखिए यह किसके बराबर होगा। यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण क्या होगा। पहले की एक वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और यह सोचें कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर यह बल आघूर्ण बराबर होता है इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, और यह हमें बताता है कि यह चुंबक कितना ज्यादा प्रबल है, गुणा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, गुणा में आ जाता है साइन ऑफ इन दोनों के मध्य का कोण, और चलिए हम इसे थीटा कह देते हैं। तो यह थीटा यहाँ पर देखिए किनके मध्य का कोण है। अगर हम यह चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं और अगर हम इस कुंडली को एक चुंबक की तरह मान लेते हैं तो यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबक के मध्य का जो कोण है उसे हम थीटा कहेंगे। तो यहाँ पर यह जो कोण है यह थीटा आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अर्थपूर्ण लग रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे यह कोण कम होता जाएगा तो यहाँ पर बल आघूर्ण का मान भी कम होता जाएगा। इसके बारे में ऐसे सोचिए कि अगर यह कोण 0 हो जाता है, यानी कि यह दंड चुंबक यहाँ पर क्षैतिज हो जाता है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दंड चुंबक पर किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण नहीं लगेगा। अब देखिए यह चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m किसके बराबर होगा। तो पहले की एक वीडियो में हम इसकी व्युत्पत्ति भी कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इसे सीधा ही लिख रहा हूं। तो देखिए इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होगा इस कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जो कि n होता है, गुणा यहाँ पर धारा यानी कि I, गुणा क्षेत्रफल यानी कि एरिया, गुणा में है चुंबकीय क्षेत्र B, गुणा साइन ऑफ थीटा, और यह C गुणा फाई के बराबर है। तो अब जरा यह देखिए कि क्या फाई यहाँ पर धारा के समानुपाती है। तो इसके लिए बस हमें यह देखना होगा कि क्या यहाँ पर बाकी बची हुई सभी चीजें नियत है। तो देखिए C तो यहाँ पर नियत है, साथ ही साथ यह n भी नियत होगा और दी गई धारा के लिए I भी नियत होने वाला है। यह A भी यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो रहा है, B भी यहाँ पर एक स्थिरांक है, लेकिन यह थीटा यहाँ पर एक स्थिरांक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे यह चीज घूम रही है तो इस थीटा का मान परिवर्तित हो रहा है। तो हमें यहाँ पर किसी दी गई धारा के लिए फाई I गुणा साइन ऑफ थीटा के समानुपाती मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यह एक रेखिक युक्ति नहीं होगी, क्योंकि फाई केवल I के समानुपाती नहीं है, बल्कि यह I गुणा साइन ऑफ थीटा के समानुपाती है। तो यह तो यहाँ पर एक समस्या पैदा हो गई है और हमें इसे सुलझाना होगा। तो देखिए असल में हमारे सामने क्या सवाल उठ रहा है।
देखिए, हमारी इस स्थिति में ज्यादा धारा मिलने का मतलब था कि हमें यहाँ पर ज्यादा विक्षेपण मिल रहा था, लेकिन हमें अब यह सुनिश्चित करना है कि अगर हम यहाँ पर धारा के मान को 2 गुना कर देते हैं तो विक्षेपण का मान भी 2 गुना हो जाना चाहिए। यानी हमें यहाँ पर रैखिक अनुक्रमानुपातिकता अर्थात लीनियर प्रोपोर्शनलिटी मिलनी चाहिए, जो कि इस स्थिति में हमें नहीं मिल रही है। इस स्थिति में धारा के मान को 2 गुना करने से विक्षेपण 2 गुना नहीं हो रहा है, तो इस वजह से यह समस्या पैदा हो गई है। और इसे कम से कम अगर हम गणितीय रूप से सुलझाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस साइन ऑफ थीटा को स्थिरांक बनाना होगा, और इसके लिए हमें इस थीटा को नियत बनाना होगा। लेकिन जरा सोचिए कि यह हम कैसे करेंगे, क्योंकि यह चीज जब घूर्णन करेगी तो थीटा का मान तो निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। तो जरा सोचिए कि हम इसे स्थिरांक कैसे बनाएंगे। तो ऐसा करने के लिए असल में हम यहाँ पर एक रैखिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर त्रिज्य यानी कि रेडियल चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। चलिए मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। तो हम यहाँ पर इन ध्रुवों की सतहों को परिवर्तित कर लेंगे, जिससे ये ध्रुव अवतल रूप में आ जाएं, यानी कि कॉन्केव फॉर्म में आ जाएं। और उसके बाद इस तार को हम यहाँ पर इस तरह से कुंडलित करने की बजाय एक नरम लोहे से बने बेलन के चारों ओर लपेट देंगे। तो अब हम इस व्यवस्था की दृश्य रूप में कल्पना कर सकते हैं। यह कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। यहाँ पर ये तो ध्रुव हैं और हम देख सकते हैं कि ये चुंबक के टुकड़े हैं, और साथ ही साथ यह नरम लोहे से बना हुआ बेलन है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। और इस प्रकार से यह कुंडली इसके चारों ओर व्यवस्थित है। यहाँ पर यह स्प्रिंग जुड़ी हुई है और पहले की तरह यह सूचक लगा हुआ है। तो अब जरा सोचिए कि यह हमारी मदद किस प्रकार करेगा। तो यह हमारी यहाँ पर एक त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाने में मदद करेगा। इसका मतलब है कि जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वे या तो केंद्र की ओर आती हुई लगेंगी या फिर केंद्र से बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। अब यहाँ पर और सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चुंबकीय ध्रुव अब अवतल हो चुके हैं, यानी कि कॉन्केव हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अब कम से कम शुरुआत से ही त्रिज्य हैं, यानी कि सतहों के एकदम लंबवत हैं, अर्थात परपेंडिकुलर हैं। और ध्यान दीजिए, यह जो नरम लोहे का अंतर्भाग है, आप इसके बारे में कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि यह एक ऐसा पदार्थ है जो बड़ी ही आसानी से चुंबकित हो जाता है। तो जैसे ही इस कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह कुंडली बड़ी ही आसानी से चुंबकित हो जाती है और अपनी ओर यह चुंबकीय क्षेत्र को खींचने लगती है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन चीजों की वजह से और इन अवतल ध्रुवों की वजह से हमें यहाँ पर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। और अगर आप यह जानने के लिए इच्छुक हैं कि अंदर की ओर यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की दिखाई देती हैं, तो देखिए अंदर की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। और आपको बता दूं कि निश्चित रूप से ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये वास्तव में त्रिज्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लगती, और वो तो संभव है ही नहीं। तो हम यह देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें एक तरह से इस प्रकार वक्रीय नजर आ रही हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि ये अंदर की ओर खींची चली जा रही हैं, लेकिन हम बाहर की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र असल में त्रिज्य है। अब दूसरा सवाल हमारे सामने यह उठता है कि इस सब की वजह से हमारी समस्या किस प्रकार से हल हो गई है। तो चलिए इसके लिए हम एक बार के लिए इस कुंडली के तारों से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह कुंडली इस बेलनाकार अंतर्भाग के बाहर स्थित है। तो इसका मतलब है कि हमें अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर तो कोई भी तार उपस्थित नहीं है। हमें बस वह चुंबकीय क्षेत्र देखना है जो कि इस तार के स्पर्श में है, जो कि असल में यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। बाकी हम देख सकते हैं कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अभी इस तार को स्पर्श नहीं कर रही हैं। तो इसकी वजह से वह चुंबकीय क्षेत्र जो अभी बल आघूर्ण आरोपित कर रहा है वो ये होने वाला है। और अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र जो कि बल आघूर्ण लगा रहा है और इस सुई के मध्य का कोण देखते हैं तो यह अब 90 डिग्री आने वाला है, यानी इस स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री है। और इसकी वजह से देखिए क्या होता है, जब यह चीज घूर्णन करती है तो मान लीजिए कि अभी यह घूर्णन करना प्रारंभ कर रही है, तो यह इस प्रकार से घूमती है और मान लीजिए कि यह इस स्थिति में आ जाती है। तो अब क्या होता है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली में से होकर नहीं गुजर रहा है, यानी अब यह यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा। बल आघूर्ण अब यहाँ पर यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह इस कुंडली के साथ संरेखीय है। तो वापस से देखिए, यहाँ पर इस सुई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण कितना है, तो अभी भी हम देख सकते हैं कि यह 90 डिग्री है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि इस पॉइंटर की यहाँ पर व्यवस्था क्या है। हमेशा हमें यह मिलेगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है जो कि यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है वह इस पॉइंटर के लंबवत होगा, और इसकी वजह से थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह चीज है कि अब यह हमारे पास नियत यानी कि कांस्टेंट आ गया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि थीटा का मान 90 डिग्री है, और उसकी वजह से यह चीज तो नियत बन जाती है और हमें जो चाहिए वह हमें मिल जाता है। यानी अब हमें फाई जो है वह आई के समानुपाती मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो विक्षेपण है वह धारा के समानुपाती आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक रेखिक गैल्वेनोमीटर का निर्माण कर लिया है। अब चलिए सारांश रूप में हम देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यह देखा कि जब हम एक कुंडली में से धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और जब हम इस कुंडली को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है,
और इसकी वजह से यह कुंडली इस प्रकार से मुड़ जाती है। अब इसकी वजह से जो कुंडली की स्प्रिंग होती हैं वे एक प्रतिबलाघूर्ण उत्पन्न करती हैं, और जब वह प्रतिबलाघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न बलाघूर्ण के बराबर आ जाता है तो इस स्थिति में यह सुई साम्य अवस्था में आ जाती है, और इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जितना ज्यादा हम धारा का मान यहाँ पर लेकर आते हैं उतना ही ज्यादा हमें विक्षेपण मिल जाता है। और यही हमें यहाँ पर चाहिए था, लेकिन बाद में जाकर हमने यह देखा कि यह एक रैखिक युक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ है वह सुई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य के कोण पर निर्भर करता है, और यह कोण लगातार बदल रहा होता है। तो इस कोण को नियत रखने के लिए हम यहाँ पर अवतल ध्रुव लेकर आते हैं, और इस प्रकार से एक बेलनाकार अंतर्भाग जो कि नरम लोहे से बना हुआ होता है इसे भी लेकर आते हैं। तो इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या आ जाए, और उसके बाद जो इनके मध्य का कोण है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और पॉइंटर के मध्य का कोण वह हमेशा 90 डिग्री रह जाए, और इससे हमें यह एक रैखिक गैल्वेनोमीटर मिल जाता है, यानी कि जो विक्षेपण है वह धारा के समानुपाती आ जाता है।